हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आज हमारा टॉपिक एक स्पेशल है और वो स्पेशल टॉपिक जो है वो है कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन विंटर्स। मतलब सर्दियां शुरू होने पर कॉमनली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरीके से होती हैं और उसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। और ये टॉपिक जनरल सभी के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, कॉमन पर्सन के लिए भी है, और जिन लोगों को ख़ास तौर से अस्थमा रहता है या एलर्जी रहती है उन लोगों के लिए भी है। इसमें ध्यान ये रखा जाता है कि विंटर के मौसम में हवाएं चलती हैं तो जो हवा होती है वो ड्राई होती है, जो एयर है वो ड्राई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एलर्जिक पेशेंट हैं या सीओपीडी के पेशेंट हैं या अस्थमा के पेशेंट हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो इस समय उन लोगों को अपना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए किसी को खांसी है, सर्दी है, नाक बह रही है या कॉमन कोल्ड हुआ है तो वो फिर स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। या जो एलर्जी के या सीओपीडी के पेशेंट हैं जो पहले से पफ लेते हैं या पंप लेते हैं या इनहेलेशन एमडीआई जो हमने आपको बताए थे सीओपीडी के पेशेंट में वो लेते हैं, वो प्रॉपर लें, मतलब टाइमली लें, प्रॉपर लें और उसको स्किप ना करें। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो अपने आसपास जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, फैमिली डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन हैं, उनके संपर्क में रहें और उनको बारी बारी से दिखाते रहें, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। इस सीज़न में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चों में आती है। बच्चों को क्या होता है, रनिंग नोज या कोल्ड होता है, कई बार पसलियाँ भी चलने लगती हैं। तो उस समय हमें ये देखना है कि बच्चे को कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, उसको सर्दी से बचाने की ज़रूरत है, अच्छा फूड खिलाने की ज़रूरत है, जो हाइजीन मेंटेन करते हुए उनको न्यूट्रिशनल फूड देना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करने चाहिए। और पानी क्योंकि जाड़ों में कम पिया जाता है इसलिए चाहे वो पानी गुनगुना करके दें लेकिन पानी को देते रहें, जिससे कि उनके अंदर डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। अगर मान लीजिए बच्चे को फीवर आता है, गले में दर्द रहता है, तो कई बार क्या होता है कि इसमें टॉन्सिलाइटिस की भी शिकायत होती है। और अगर हाई ग्रेड फीवर है तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से या अपने फैमिली डॉक्टर से, क्लिनिशियन से संपर्क करना चाहिए, जिससे कि वो कुछ अगर ब्लड की जांचें कर सकें, एक्सरे कर सकें, तो उसमें आपको प्रॉपर डायग्नोज भी हो जाता है कि कहीं निमोनिया के पैचेस तो नहीं है, ब्लड में कोई इन्फेक्शंस तो नहीं हुआ है, इस्नोफिल काउंट कैसी है, लिम्फोसाइट्स कैसे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें डॉक्टर्स जो हैं वो डायग्नोस करके ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। हालांकि जो शुरुआत में है हम लोग चाहते हैं और कि उसको एंटीबायोटिक ना दी जाए, तो जो कॉमन कोल्ड है उसमें हम शुरू में एंटीबायोटिक का कोर्स नहीं भी कराते हैं अगर उसको फीवर नहीं है या कोई इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो ये इन्फेक्शन होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन होते हैं। क्योंकि इन दिनों में इन्फ्लुएंजा के वायरस हैं या स्वाइन फ्लू के वायरस हैं या फ्लू के वायरस हैं, ये जनरली जो हैं वो पेशेंट को परेशान करते हैं और वो उनका अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है और वो 3 से 5 दिन के अंदर अंदर बहुत से लोगों में ये समाप्ति भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम की शुरुआत है तो आप अगर अपने आप को मिसमैनेज ना करें, अच्छे डॉक्टर्स को या क्लिनिशियन को जो एक्सपीरियंस हैं उनको यदि आप दिखाते हैं या अपने फिजिशियन को दिखाते हैं तो फिर आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एलर्जी के पेशेंट को या अस्थमा के पेशेंट्स को या जिनको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको हमने पढ़ाया था सीओपीडी के नाम से जानते हैं, या जिनको ब्रोंकाइटिस रहता है या ब्रोंकाइटिस की शिकायत जाड़ों में हुई है या एम्फाइजमा हुआ है, जो हमने आपको पहले के अपने टॉपिक्स में आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि ब्रोंकाइटिस कैसे होती है, एम्फाइजमा कैसे होती है, दोनों कंट्रीब्यूट करके किस तरीके से सीओपीडी को बनाते हैं और कैसे निमोनिया होती है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पिछले चैप्टरों में बता चुके हैं।
लेकिन यही सारी चीज़ें जो हैं विंटर्स के सीज़न में उखड़ के आती हैं और वो वायरल भी हो सकती हैं, बैक्टीरियल भी हो सकती हैं, फंगल भी हो सकती हैं। इसलिए हम लोग, अगर मान लीजिए पेशेंट को टेम्परेचर है और हेडेक है, नौजिया है, वोमिटिंग है, लूज मोशन है, तो उसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके फिर समय रहते हुए हम एंटीबायोटिक का कोर्स भी करते हैं, जिसके साथ साथ हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। आजकल खाने पर थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब हाइजीनिक फूड होना चाहिए। नंबर 2, न्यूट्रिशनल फूड होना चाहिए। और जिन लोगों को एलर्जी या अस्थमा की शिकायत है, उनको प्रॉपर स्टीम है, सैलाइन गार्गल्स हैं, या मान लीजिए कोई पहले से पफ लेते हैं या इन्हेलर लेते हैं, तो उसको स्किप नहीं करना है। अगर उसमें डोज के बारे में आपको कुछ दिक्कत आती है या वो फेलियर हो रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग साल्ट वाइज आते हैं, जो आपके फिजिशियन आपको दवाई को आपकी कंडीशन के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, डोज को बढ़ा भी सकते हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, उन लोगों को ये चाहिए कि ठंड से बचें प्रॉपर, मतलब सिर पर कवर रखें, अपने आप को, पैरों को कवर्ड रखें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, डिहाइड्रेशन ना होने दें। अगर मान लीजिए आप कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं, तो आप फिर वहाँ पर मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब तो मास्क के बारे में सारे लोगों को जानकारी कोरोना के समय से ही हो गई है, लेकिन आज अगर कोरोना वाली बात हम ख़त्म मान भी लें, तो जिन लोगों को एलर्जी या अस्थमा है, या डस्ट से जिनको एलर्जी है, या फ्यूम से जिसको एलर्जी है, या फॉग से एलर्जी है, तो उन लोगों के लिए मास्क पहनना काफ़ी अच्छा माना जाता है। दूसरा, आपका अगर हैंड किसी भी ऐसी सरफेस पर चला जाता है, तो आप खाने से पहले या खाने के बाद, या अगर मान लीजिए सरफेस पर हाथ लग जाता है और वही फिर आप नोज़ पर लगाते हैं, माउथ पर लगाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। इसलिए प्रॉपर आप खाने से पहले या जनरली जब भी आपने किसी सरफेस को छुआ है, तो आप प्रॉपर हैंड वॉश करिए, अच्छे से हैंड वॉश करिए, और कोशिश करिए कि अगर आपने किसी सरफेस को छुआ है तो आप नाक को, अपने मुंह को ना छुएं, जिससे कि आपको इन्फेक्शन से बचाव हो सके। तो यही हमारा आज का सुझाव था। आप अपना ख्याल रखिए, सेहत को ध्यान रखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता, ब्रजलाल हॉस्पिटल में, और एक मैं चैरिटी भी करता हूं, जो आपको फ़ोन नंबर से आपको पता लग जाएगा। 9897577758 मेरा नंबर है। और मैंने एक चैनल अपना बनाया हुआ है, जो आप लोग एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान दर्शन बाई डॉक्टर राजीव गुप्ता। मैं समय समय पर इसमें बहुत सी बीमारियों के बारे में भी डालता हूँ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, जिससे कि अगर मान लीजिए उन्होंने कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ा है और हमारा 5 मिनट या 10 मिनट का सुना है, तो वो आसानी से कम 2 से 3 पेज तक अगर आप लिख लेते हैं, की पॉइंट्स भी लिख देते हैं, तो आपके जो एग्ज़ामिनर हैं वो आपको अच्छे से नंबर भी दे सकते हैं। और आपने जो लिखा है, जो क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं, उस पर आपको एक कॉन्फिडेंट के साथ जवाब देना भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट।